सारी गतिविधियाँ एकदम से अचानक रुक गई, जिसकी वजह से सामाजिक और लोगों की आर्थिक दिक्कतें हो गई। तो उस संदर्भ में आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, उसके आप लोगों की जो राय है उसके विषय पे आप लोगों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। संक्षिप्त समय रहेगा, तो मैं शुरू करता हूँ। और हमारे बीच में इस वक्त रामनाथ शुक्ला जी हैं, पवन कुमार जी हैं, इंद्रेश कुमार रावत जी, इंद्रेश कुमार शुक्ला जी और सुरेश शबलानी। मैं एक एक करके आप लोगों को बुलाता हूँ। साथ में हमारे मनोज कुमार जी भी हैं, जनस्वास्थ्य रक्षक की इस लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ पवन कुमार जी अपने विचार रखें इस के बारे में। कोरोना तो आपने बताया नहीं, शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे अर्थचक्र परिवर्तन के दौर से गुजर। वैसे तो इस सभ्यता का इतिहास रहा है कि हर 100 वर्ष के महामारी आती है और निकल जाती है। 1720, 1820, 1920 और 2020, ये हर 100 वर्ष का इतिहास है कि ठीक 20 साल जब सदी के होते हैं तभी वो महामारी पैदा होती है। कभी वो प्लेग होती है, तो कभी वो चेचक होती है, तो इस बार कोरोना है। कोरोना में और बाकी महामारियों के साथ ये 2-3 विशेष परिवर्तन रहे हैं कि पहले जब भी महामारी आई तब हम आर्थिक रूप से पूरी दुनिया एक नहीं थी। द यूनिवर्स वॉज नॉट ए ग्लोब, या ग्लोब वॉज नॉट ए विलेज, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तब सबकी अर्थव्यवस्था अपनी होती थी। भारत में महामारी जब फैल रही होती थी तो इंग्लैंड के अर्थतंत्र में ऐसा नहीं होता था। जब इंग्लैंड में महामारी होती थी तो शायद चीन के ऊपर असर नहीं होता था, और जब चीन में होती थी तो अमेरिका में असर नहीं होता था। लेकिन महामारी फैली, एक तरफ से चली, दूसरी तरफ जाके खत्म हो गई। और सबसे अंतर ये रहा कि जब महामारी आती है तब हमें उसके टीके की और वैक्सीन की याद आती है, और वो चांस की बात है कि जल्दी वो भी टीका या वैक्सीन बना लिए गए। इस बार महामारी नेचुरल नहीं है। इस बार ऐसा लगता है कि जैसे वायरस भी हमारा म्यूटेंट है, रेडिएशन के बाद पैदा हुआ है, जो अपने आप को खुद को बदल रहा है। अब ये खुद को बदलना रेडिएशन की वजह से है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से है, या वो भी दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ इतना अडेप्ट कर गया है कि वो परिवर्तन सीख गया। इसलिए जो उस वायरस के लक्षण शुरू में दिख रहे थे वो अब नहीं है। तो हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वैक्सीन आ गया इस महीने, अगले महीने या 2 महीने बाद, तो वो क्या इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा दहशत अर्थ के क्षेत्र में ही है। रीजन ये है कि इस कोरोना ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि बाकी कुछ रुका हो या रुका हो, अर्थ के पहिए को रोक दिया, जो अब तक की महामारियों में नहीं देखने को मिलता था। अब तक की महामारी में लोग मरते थे, अर्थतंत्र चलता रहता था, उससे व्यापार पे और बिजनेस में, क्योंकि छोटे एरिया का असर होता था, अंतर नहीं पड़ता। इस बार जब कोरोना चीन से बाहर निकला और दुनिया भर में फैलना शुरू किया, तो लोगों को एक ही तरीका नजर आया कि सब कुछ जैसा है उसको होल्ड कर दो ताकि हम उससे बच सकें। तो वो होल्ड कर देने से हमारा अर्थतंत्र कुछ बैठ गया, कुछ हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो गए, तो हमारा अर्थतंत्र बैठ गया। अब धीरे धीरे सारी सरकारों ने आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं, लेकिन चूंकि बीच में 3 महीने और 4 महीने लगभग सारी गतिविधियां बंद रही हैं, तो अभी ना किसी को मार्केट की डिमांड का अंदाजा है। पुराना प्रोडक्शन था वो सब डंप हो गया या खराब हो गया, या बाजार में अभी मार्केट में है तो नया लेने में आदमी कतरा रहा है, क्योंकि अभी भी कोरोना से निजात का कोई लक्षण नजर नहीं आता।
अभी भी कोई ये सही तरह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम कब वैक्सीन लाएंगे और कब कोरोना खत्म हो जाएगा। हमारे तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि जुलाई 21 तक, यानी अभी एक लंबा समय है, करीब करीब साल भर, जुलाई 21 तक हम सिर्फ 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में शायद 2021 में पूरा निकल जाएगा, 2020 तो निकल ही गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को उस सुचारू रूप से चलने को नहीं देगा जो चलनी चाहिए। सारी दुनिया में अर्थतंत्र अटका, अमेरिका ने अपना अर्थतंत्र चलने दिया और वैक्सीन बनाने की और लोगों को रोकने की कोशिश की। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलते रहे। कुछ देशों में बहुत तेजी से गया, विस्फोट हुआ, फिर उन्होंने उसके बाद उसको कंट्रोल किया और आगे चलना शुरू किया। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल फर्क है। हमारे यहाँ जब कोरोना का असर कम था तब हम हॉल्ट लगाए हुए थे। जब कोरोना का असर पूरे जोर पे है तो हमने आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर दी। जब कोरोना कम था उसका डर ज़्यादा था, अब कोरोना ज़्यादा है उसका डर कम है। धीरे धीरे लगता है शायद दिसंबर आने तक या जनवरी आने तक हम भी अपनी सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने की स्थिति में होंगे। तो एक अजीब सी दुविधा की स्थिति है जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कब हम कोरोना से पूर्ण बाहर निकलेंगे और कब हमारी आर्थिक गतिविधियां नॉर्मल होंगी। अगर हमारी आर्थिक गतिविधियां नॉर्मल नहीं होती हैं तो हम हर जगह फंसे हुए आज। और इस आर्थिक गतिविधियों का असर जहाँ एक तरफ बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े पूंजीपतियों को हुआ है, बड़े आर्थिक देशों को हुआ है, वहीं हमारा गरीब और मध्यवर्गीय ज़्यादा बुरी तरह कुचला गया। क्योंकि सरकार ने भी जिस तरीके से रास्ते रोके, बंद किए आर्थिक गतिविधियों के, उसका भी सीधा असर हमारे गरीब पर पड़ा। एक बहुत बड़ा पैकेज, सो कॉल्ड पैकेज, हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का लॉन्च किया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश का बजट 30 लाख करोड़ का होता हो, वहाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च करना एक बहुत बड़ी बात। लेकिन क्या वो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह। वो राजनीतिक लोगों का काम है कि वो इस पर विचार करें कि था या नहीं था। लेकिन अगर आप ईमानदारी से उसको एनालाइज करें तो जो सारी चीजें बजट में थी वो सारी चीजें पैकेज में दोबारा थी, यानी कि कोई नई चीज नहीं लाई गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, हमारे यहाँ शायद आर्थिक गतिविधियों को पैकेज देने का तरीका ये समझा गया कि अगर हम लोन फ्री कर देंगे या लोन आसानी से कर देंगे तो हमारी गतिविधियां नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। ये समझ में नहीं आया कि जब हमारा कोई भी कंज्यूमर 1 महीने की EMI, 1 महीने का ब्याज देने की स्थिति में नहीं है, तो क्या 6 महीने का ब्याज वो एक साथ दे पाएगा? EMI की तो बातें छोड़ी। एक अच्छा डेवलपमेंट है जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज माफ करेंगे। अगर ऐसा भी है तो एक अच्छा विचार है, लेकिन ब्याज माफ करने की बात अभी भी सरकार ने नहीं करी। ब्याज के ऊपर ब्याज माफ करने की बात की है। लेकिन जो अब तक पॉलिसीज हमारे सामने आई हैं, चाहे वो बैंकों की है, चाहे वो RBI की है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें प्रोविजन ये है कि जैसे ही डेफरमेंट ऑफ द लोन हमारा खत्म होगा, हमें पूरा का पूरा ब्याज 1 टर्म में देना होगा, या हमने उन ब्याज के अगेंस्ट एक नया लोन दे दिया है जिसको रिफेसमेंट, जिसका EMI के रूप में पेमेंट होगा। यानी कि अगर हमारी EMI अब तक 10 रुपये थी तो बचे हुए इंटरेस्ट की EMI, मान लिया चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया जाए, तो अगले 6 महीने में वो जो ब्याज हम EMI में देते थे वो अगले 6 महीने हमें देना होगा, साल भर में देना होगा, जो भी। तो उससे क्या हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा? समझ से पहले अगर बिजनेस को बेनिफिट नहीं होगा तो क्या आम जनता को बेनिफिट होगा? समझ से पहले आम जनता को हमने क्या दिया? सिर्फ उसके कि मनरेगा मजदूरों के खाते में 1000 रुपये डाल दिए, क्या वो के महिलाओं के खाते में 500 रुपये डाल दिए। क्या पर मंथ 500 और 1000 रुपये से उनका कुछ हम बना कर सकते थे? क्या वो उनके मुँह में जिया नहीं? आर्थिक रूप से देखिए तो स्थिति ये है कि
अमेरिका ने जो पैकेज लॉन्च किया वो उसकी जीडीपी का 10% था। ब्रिटेन ने जो पैकेज लॉन्च किया वो उसकी जीडीपी का 7% था। हमारा जो पैकेज है वो लोन है, जीडीपी से उसका विशेष संबंध नजर नहीं आता, और अगर है तो वो मोस्टली बजटरी प्रोविजंस ही है। वो बजटरी प्रोविजंस कितने इफेक्टिव हो रहे थे जीडीपी बढ़ाने में पता नहीं, लेकिन जीडीपी को हेल्प तो नहीं कर रहे थे, या जीडीपी को का पार्ट तो नहीं थे, पार्ट बनने वाले थे, बने नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो दुनिया का अर्थचक्र है वो वापस नॉर्मल होने की स्थिति की ओर बढ़ा है। अभी कहीं से लक्षण नजर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस अर्थचक्र के विकास के साथ साथ हमारी राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा तेजी से चल रही हैं। अगर ट्रंप साहब अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अक्टूबर के दूसरे चौथे हफ्ते में उनके वोट पड़े हैं, नवंबर में उनके वोट पड़े हैं। वो अलग बात है कि सत्ता का हस्तांतरण फरवरी में होना है, और बिल्कुल उसके समय पता नहीं सिंपैथी गेन करने के लिए या एक्चुअली सत्यता, क्योंकि कोई नहीं जानता, वो कोरोना में भी चले गए हैं, उनकी पत्नी भी कोरोना में चली गई है। क्योंकि भारत में तो जब बड़ा राजनीतिक नेता कोरोना में जाता है तो बहुत सारे मीडिया, अब पता नहीं वो पक्ष के मीडिया हैं विपक्ष के मीडिया हैं, एक प्रचार करते हैं कि शायद ये नाटक है, केजरीवाल के लिए कहा गया और भी बाकी लोगों के लिए कहा गया, लेकिन स्थितियाँ बहुत खराब हैं। हम इतना जरूर सुकून कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ कुछ नजर आने लगी हैं कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 1.8 और 1.7% के रेट से मरे हैं। लेकिन मरने वालों का ये समझ में नहीं आता कि कभी कभी 105 साल की बूढ़ी महिला सारी कोमोर्बिडिटीज होने के बाद भी ठीक होकर वापस हो जाती है, और 40 साल का युवा जिसको कोई दूसरी बीमारी नहीं होती वो कोरोना के सहारे जाता है और फिर लौट के नहीं आता। तो इसलिए दहशत अपनी जगह पर है। ICMR कहता है कि अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो मई में 64 लाख लोग कोरोना के पीड़ित हो चुके थे, तो आज की संख्या में तो मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ होने चाहिए, यानी कि अपनी संख्या का 10-15-20% हम लोग ऑलरेडी कोरोना से पार जा चुके हैं। मैं अगर अपनी इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो सारे बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम यूपी में देखा गया है कि 5 से 6% लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे, लेकिन मेरे ही बैंक के करीब 10%। हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में करीब 15-16% है, और 12,000 से ज़्यादा लोग एज ऑन 30 सितंबर को हमारे कोरोना से पीड़ित हो चुके थे। डेथ की संख्या भी अच्छी खासी है। आदमी बैंक का हर ऑफिसर, हर कर्मचारी पहले दिन से बैंक में जा रहा है, उसने पूरा प्रयास किया है। सरकार जो इस तंत्र को बनाए रखने में कोशिश कर रही है, हम अपना जो योगदान दे सकते हैं दे दें। लेकिन पता नहीं क्यों जो कोविड की गाइडलाइंस चाहे गवर्नमेंट की हैं चाहे RBI की हैं, वो बैंकिंग लेवल तक आते आते इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये शायद सभी कार्यालयों की स्थिति है। सरकार कहती है कि इतने दिन में सैनिटाइजेशन होना चाहिए, इतना सैनिटाइजेशन होना चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं, बड़े शहर, बड़े शाखाओं, बड़े कार्यालयों में सब होता हुआ नजर आता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हो, चाहे वो बैंकों के ऑफिस हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन छोटे स्तर पर वो सारी पॉलिसी पता नहीं क्यों कागज के में ही निपट के रह जाती है। इसलिए ये भी हमारे अर्थतंत्र को असर कर रहा है। हमारी ये जो छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल कुचली जा चुकी हैं इस कोरोना के कारण से। उनको उठने में या उनको दोबारा पैदा करने में हमें बरसों का समय लगेगा, ऐसा मुझे दुर्भावना नहीं कहना चाहिए, दुर्इच्छा नजर आती है कि पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कब तक हम इसको ठीक कर पाएंगे। ये एक बहुत भयावह स्थिति है। हमें जुट के हम सरकार के साथ हैं कि कम से कम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इकोनॉमिक पोजीशन इस कोरोना के बाद इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि हम सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन शुरू करने वाले, मार्केट में शुरू करने वाले चाइना के बाद दूसरे या तीसरे देश हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगा